So we are moving to the panel discussion, and you know that the topic for today is the modern curriculum needs employability and marketability. For the panel discussion, we had with us, of course, Dr. Kharal, about one of us, and Dr. Mohsin Javed has joined us. Dr. Mohsin did his bachelor in electrical engineering from UT Lahore. He completed his master's. Yes, he completed his master's in mathematical modeling and scientific computing and PhD in computational and applied mathematics from the University of Oxford. And since 2017, he has been working in the financial services industry. So we warmly welcome you here. And also, there will be two more panelists from KESPAM, Professor Dr. Imran Javed, Director KESPAM, and also Professor Dr. Syed Khalid Saifullah, the Chairman Curriculum Review and Committee, as well as our senior faculty member, my teacher as well. So we welcome you all for the panel discussion. Thank you very much. The panelists, if you can turn on your videos. Hi, Dr. Imran. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे ख्याल आप तो थोड़ी सी तो उर्दू बोल सकते हैं। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। सर खालिद सैफुल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई सेंड यू अस्सलाम एन वालेकुम ईमेल एंड जी, यू वर बहुत पेशेंट बहुत इनफ शुक्रिया। टू मुझे स्पेयर तो सम टाइम। नहीं, मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आप सबने इनवाइट किया, तो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। I think we can continue this in Urdu maybe, because I think at the end of the day हम उन तक चीज़ों तक पहुंच जाए जो हम पहुंचना चाह रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स के साथ उर्दू में इंटरेक्ट कर रहे हैं इस सेशन के लिए। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चंस हैं मैडम? जी जी Also, Dr. Amjad Ali will join me as a moderator. Moderator के तौर पे मेरे साथ हैं, so I'm trying to ping him. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I welcome all of you. आप सबको खुशामदीद है हमारे इस पैनल डिस्कशन में। और ऑब्वियसली यंग टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन हमारे लिए भी इस सारे इवेंट में बहुत कुछ सीखने के लिए मौजूद है और हम सीख भी रहे हैं। स्पेशली अभी अतर खरल साहब का जो टॉक हुई है, इसमें हमारे लिए बहुत से मोटिवेशनल पॉइंट्स थे। तो अभी मैं चाहूँगा कि अतर साहब अभी कुछ थोड़ा गैप ले लें, तो हम विद इन 2-3 मिनट्स, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन जमा है सर के लिए, तो अभी पूछते हैं सर आपसे। अच्छा जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर इमरान जावेद साहब से। एक्चुअली हमें ना ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द होल डे, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं, प्लस हमने कुछ अपना उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन भी की होगी या एडिशन की है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मैथमेटिक्स इन द कॉमन डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस? प्लीज हाईलाइट सम फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। जी डॉक्टर इमरान जावेद साहब। लिमिटेशंस किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? आई एम सॉरी। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की जो कॉमन डोमेन है, इसमें मैथमेटिक्स के हवाले से क्या लिमिटेशंस हैं और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, लिमिटेशंस तो उसमें 3 चीजें आपको चाहिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज, आपको स्टैटिस्टिक की स्ट्रांग बैकग्राउंड चाहिए और आपको मैथमेटिक्स चाहिए। तो जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो स्टैटिस्टिक्स को जरा ज्यादा सीरियसली लेंगे, कंप्यूटर को, और ऑब्वियसली जैसे खरा थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी जो हमने उन सारी चीजों को ज़हन में रख के जो कुछ चीजें करिकुलम में अपडेट की हैं कि जो डायरेक्शंस हैं वो बढ़ सकें। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आमतौर पे वो यही सोचने एग्जाम दे लिया एंड दैट, तो जो रहा है वो ये है कि हम लोगों ने कोशिश ये की है कि टीचिंग हमने उसका जिक्र नहीं किया, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड। तो हम अपने स्टूडेंट को जो डिफरेंट डायमेंशन है उनकी तरफ लेके जा रहे हैं कि जी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मोहसिन जावेद से बड़ी, मतलब जब इनका इंटरव्यू पढ़ रहा था तो इट वाज टीचिंग, ही इज एन इंजीनियर एंड ही एंडेड बीइंग अ फाइनलिस्ट।
तो मतलब ही हैज, जो इनकी मैंने वो एक्सपर्टीज देखी तो ही इज मैथमेटिशियन नाउ। तो जो स्किल सेट है उसमें जो जो भी गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए जाएं और फिर उन गैप्स को मुकम्मल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। जैसे खरल साहब ये भी कह रहे थे कि आप सारी चीजों के लिए तो एकदम से एक्सपर्ट हो नहीं सकते, तो जितनी चीजें मैनेज हो सके बाकी के लिए जरूरी। जी सर। अच्छा डॉक्टर अतर साहब, आपसे अब क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से जो मेरे पास क्वेश्चन लिस्ट है उसमें शायद वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग या इंस्पायरिंग क्वेश्चन यही होना चाहिए हमारे जो है व्यूअर्स के लिए कि व्हाट आर द फील्ड्स एंड कंपनीज ऑफरिंग जॉब्स फॉर डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिटिक्स इन पाकिस्तान। जो क्वेश्चन पूछने वाले कहते हैं कि एज आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर द लास्ट 7 months as a data analytics and trying to learn machine learning for visualization and predictions of different business trends, but did not able to find any job offering except in software houses in Lahore and Islamabad. Kindly guide us about the future of data scientists and about the fields where they can excel their skills. I think ये पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा क्वेश्चन है इनका कि हमारे लिए पाकिस्तान में डाटा साइंटिस्ट की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सवाल मुनीब राशिद पूछ रहे हैं। सॉरी मैं नाम नोट नहीं किया, मैं देखता हूँ अभी, तो शायद अच्छा, मुनीब ही बहरहाल होंगे। अगर मुनीब राशिद पूछ रहे हैं तो मैं वैसे मुझे अच्छा लगा, खुशगवार हैरत हुई। अगर ये आपके स्टूडेंट हैं या एक्स हो चुके हैं तो इनकी अप्रोच काफी अच्छी है। इन्होंने जो चीजें लिखी वहां पर मैं उसको देख रहा था, वन ऑफ गुड थिंग्स। अच्छा, अब इधर आ जाइए कि हो क्या रहा है। इशू ये है कि पाकिस्तान में एक तो अवेयरनेस जरा जाहिर है आपको पता है जरा देर से डेवलप होती है, और दूसरा ये है कि हमारे पास रेड टेपिज्म है। तो इवन इस वक्त डेटा साइंटिस्ट नादरा में काम कर रहे हैं। मैं खुद जहाँ से आया हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स से, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है और मैं उसका पायनियर रहा हूँ वहाँ पर। होता ये है कि पुराने नॉमेनक्लेचर में काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं एज अ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हूँ। बेसिकली मेरा काम जो है, मेन कंट्रोलर जो है वो कोई और काम करता है, वो जो पेपर्स और इम्तिहानात का काम है। मैं बेसिकली यहाँ डेटा साइंस का काम कर रहा हूँ, और जो जहाँ के चांसलर हैं वो बड़े लर्नेड आदमी हैं, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि डेटा साइंस क्या हमें फायदा दे सकती है। तो एक तो स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि आपको जहां भी आप जाएं वहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, वहां का काम उनको करके देना पड़ेगा कि जी आपका डेटा है, लाइन मैं एनालिसिस करता हूं। बतदरीज अपनी जगह बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं हुए। एज इट इज आपको पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर नहीं मिलेगा कि जी हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए। ऑल्दो कुछ तब्दीली नजर आ रही है हमारे टेलीकॉम सेक्टर में। जाज वाले और उनके पीछे असल कंपनी जो है वो वियोन है बेसिकली। ये गालबन ईस्टर्न यूरोप की कंपनी है, वहाँ के इनके वो हैं। तो ये लोग ले रहे हैं। मसलन मेरा ख्याल है परसों एक ऐड आया हुआ था लिंक्डइन पर, जैज हेडक्वार्टर इस्लामाबाद ने एक पीपल एनालिटिक्स के नाम से एक जॉब निकाली है। इसी तरह हबीब बैंक का जो मेन ऑफिस है कराची में, वो उनका डेटा एनालिसिस सेल काफी मजबूत है। यूबीएल वाले बहुत अच्छे हैं इसमें। स्टॉक मार्केट्स में तो खैर एक जमाने से फाइनेंशियल मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस काम करते हैं, रिस्क एनालिस्ट्स काम करते हैं। जो नई डेवलपमेंट हो रही है एल्गोरिथमिक इन्वेस्टमेंट की, जिसको कहते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, उस पर अब काम शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग प्राइवेटली भी कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में दिलचस्पी लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो किसी भी जॉब में ना जाएं। ऐसा पॉसिबल है। मुझसे ज्यादा बेहतर गालबन डॉक्टर मोहसिन इस पर बेहतर बात कर सकेंगे। थोड़ा सा मैंने मतलब शायद आप लोगों में से बाज लोग जानते होंगे, मैं भी स्टॉक मार्केट में एक दिलचस्पी रखता हूँ। वैसे में सारे दिलचस्पी रखते हैं, बाकी कहते नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल नुक्ता ये है कि अगर आप और कुछ नहीं तो खुद अपने सिरे से भी कर सकते हैं। इसी तरह ये भी पॉसिबल है, जैसे ये जो हमारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इनका लाहौर वाला जो हेडक्वार्टर है, वो टाइम एंड अगेन वो मुझसे रब्ता करते हैं कि जी हमारा डेटा है तो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं
हैं, हम मालूम करना चाहते हैं कितने बच्चे जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाएंगे, वो फीस नहीं पे करेंगे, वो हमसे पढ़ तो जाएंगे लेकिन फीस लेके भाग जाएंगे या फीस देंगे दरमियान में तो छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह के जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं ये मुख्तलिफ जगह पे अराइज हो रहे हैं। आपके स्टूडेंट को ये समझना होगा कि पाकिस्तान में आपको खुद सर मारना पड़ता है। किसी कंपनी में एंटर हो, उनको अपनी जो वर्थ है, अपनी जो कदरों कीमत है वो साबित कीजिए, अपने इल्म को हुनर में तब्दील करें, उनको कुछ काम एक्स्ट्रा करके दिखाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह बन जाएगी। वैसे मैंने मेजर कंपनियों के जिनके नाम लिए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स, अगरचे एयरफोर्स में एंट्री जरा मुश्किल होगी क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से होगी ISSB के जरिए, और क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो इस एज में आ चुके होते हैं नॉर्मली वो ISSB क्लियर नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। लिहाजा अगरचे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर है जहां इस्लामाबाद में, वहां पर एक स्टैटिस्टिकल डायरेक्टरेट है जो पूरी एयरफोर्स के जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको इकट्ठा करता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। मैं भी इसका हिस्सा रहा हूं काफी अर्सा। तो समझने की बात यह है कि हमारे अंदर तो ये सिचुएशन है। बाहर का जहां तक ताल्लुक है तो आपके करीब तरीन बेहतरीन मार्केट जो है वो इस वक्त गल्फ में है, लेकिन ये ना समझें आप कि गल्फ में भी कोई आसानी है। एक तो जाहिर है कोविड है, उसकी वजूहत वो रीजन है, लेकिन बहरहाल गल्फ में क्योंकि पैसा है तो बाहर से कंपनीज आती हैं और वो चाहती हैं कि ऐसे लोग जो इसी रीजन के हों और वो उनका काम कर सकें। इसमें आप बहुत सारी कंपनियों के नाम ले सकते हैं, बहरहाल मेरा जिनसे ताल्लुक रहा है मैं उनका नाम ले देता हूँ। ये जो एमिरेट्स, पार्डन जी सॉरी सर, मेरा ख्याल है कि हम ये सवाल डॉक्टर मोहसिन की तरफ भी ले जाएं। जी उधर ले जाएं, हाँ जी, मैं हाँ जी, उससे ज्यादा बिल्कुल बोल रहा हूँ, सॉरी। बिल्कुल, नहीं नहीं sorry। तो डॉक्टर मोहसिन आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट यू नीडेड टू मूव टू फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री आफ्टर सिक्योरिंग PhD इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंड आल्सो इट इज अ डबल क्वेश्चन, और ये भी पूछा गया है कि आप प्लीज टेल अस अबाउट योर रोल एज अ रिसर्चर in an asset management firm. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आप सबने मदऊ किया। तो स्किल सेट की जहाँ बात है, आई थिंक सबसे पहले तो इन देखें थोड़ा सा हाई लेवल अगर हम सोचें तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है। मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैथ्स आपको सिखाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप मैथ्स में कहीं भी आप कुछ एक्सियम से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर ये एक्सियम्स ट्रू हैं तो ये सारी चीजें ट्रू होंगी। सो इट बेसिकली टीचर्स यू कि अगर आपको कोई भी सिस्टम बताया जाए तो आप बता सकते हैं कि यार ये चीज इसमें पॉसिबल है और ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट जो है वो ये है कि आप मैथमेटिक्स को डोंट गेट लिमिटेड बाय कि आप एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं या आप एनालिसिस पढ़ रहे हैं या आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं। जो फिलॉसफी है मैथमेटिक्स की उसको आप समझने की कोशिश करें, स्पेशली फ्रॉम अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है एज अ मैथमेटिशियन, इट बेसिकली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपने चीजों को एनालाइज कैसे करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, आप सपोज घर से जा रहे हैं बाहर और आपने एक दुकान की तरफ जाना है, तो आपको पता है यार कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो, अगर मैं डायगोनल सीधा स्ट्रेट लाइन में जाऊँ दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन अगर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो व्हाट्स द नेक्स्ट पॉसिबल, व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो जो भी आप जिंदगी में उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, सबसे एक स्किल सेट तो जनरली मैं कहूंगा कि एज अ मैथमेटिशियन यू शुड ऑलवेज बी अ थिंकर ऑफ हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। आप उसको जिंदगी में आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। दूसरा जो सबसे अहम स्किल सेट्स जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझूंगा कि मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जितने भी हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज में वो लैक करते हैं टिपिकली वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, या द एबिलिटी टू एक्सप्रेस कि जी, मैं जिस तरह अभी खरल साहब बता रहे थे कि यू शुड बी एबल टू सेल योरसेल्फ कि आपके पास ये स्किल है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इस स्किल से आप कौन सा मसला ऐसा है जो हल कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या जो बिजनेस की वर्ल्ड है, दे केयर अबाउट कि भाई अगर हमने एक बंदे को हायर किया है तो दिस इज द थिंग दैट दे आर गोइंग टू सॉल्व। आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो सकते हैं, बट अनलेस यू हैव द कैपेबिलिटी टू कन्विंस अदर पीपल और टू कम्युनिकेट कि जी ये आपके पास स्किल है और आप इस तरह से आप उस मसले को हल करेंगे और उसको, एंड यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस आपकी क्या है। अगर आपकी ऑडियंस सारी ऐसी है जो सारे PhD मैथ्स हैं तो देन इट्स फाइन, तब आप उनको रियल एनालिसिस और लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी और ये सारी चीजें बता सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी ऑडियंस सारी बिजनेस ओरिएंटेड है तो देन यू हैव टू टॉक इन द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू योर ऑडियंस. तो आई थिंक ये जो स्किल है, द सॉफ्ट स्किल ऑफ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट कि आप कैसे काम करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और जो इम्पोर्टेंट स्किल मेरे नजदीक और स्पेशली आई थिंक दैट इज मोर ऑफ आइडेंटिटी इशू. मैथमेटिशियंस ये समझते हैं कि भाई जो प्रोग्रामिंग है या जो टैक्स रिलेटेड काम है वो हमें नहीं करना चाहिए. हम तो मैथमेटिशियंस हैं, हमारा काम ये है कि हम थ्योरम प्रूविंग करेंगे ज्यादा, या हम विच इज फाइन. आपको ऑफ कोर्स यू हैव एन एज, यू कैन थिंक मोर डीपली. लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस के लिए स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमारी जो जिस तरह अभी खरल साहब से भी क्वेश्चन किया गया था, ज्यादा जो चीज हम इस वक्त कर सकते हैं या ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर या सॉफ्टवेयर सेक्टर में नहीं भी हैं. तो ऐसे सेक्टर में जहाँ पे इवेंचुअली यू विल हैव टू सिट ऑन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड यू नीड टू नो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स इस वक्त सुन रहे हैं या जितने भी ग्रेजुएट्स इस वक्त सुन रहे हैं, अगर उनको जॉब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक अगर स्किल बता सकूं तो वो ये होगा कि आप एक या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी अच्छी सीख लें कि यू कैन एक्चुअली कम्पीट इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट इन दैट. एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन मैथ्स एज वेल. अब मैथ्स में भी जब आप एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिक्स करते हैं आप, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टिपिकली पाइथन, सी प्लस प्लस, जो भी आपको पसंद है, just stick with that and make sure कि you can retrieve data in that language, you can process it, you can do basic stuff in that. तो टेक्निकल साइड पे मैं कहूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक बहुत अच्छी आनी चाहिए. एंड डोंट थिंक ऑफ दिस कि जी मैं मैथमेटिशियन हूँ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए या मेरे सिलेबस में ये है, ये नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो आपको आनी चाहिए किसी भी जॉब. इट जस्ट ओपन्स अप सो मेनी होराइजन्स फॉर यू. सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल, जो एज अ थिंकिंग एज अ मैथमेटिशियन, जो आप पुराने एंशिएंट फिलोसोफर्स से लेके आज तक के जो टॉप मैथमेटिशियंस हैं जितने भी, ऑलवेज दे आर द की थिंग दे हैव इज दे हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड डू प्रॉब्लम सॉल्व. तो ये तीन चीजें मैं कहूँगा. सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपका रोल जो एज अ मतलब आप रिसर्चर के तौर पे प्ले कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म में. जी अच्छा, ये जो है थोड़ा सा मैं इस पे इख्तलाफ करूंगा जो जो पहले पैनलिस्ट ने बात की, इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट है, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, वो उस तरह से इवॉल्व नहीं है. हम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दुनिया को दो तरह से देखते हैं. वो कहते हैं जी कि एक डेवलप्ड मार्केट्स हैं और एक इमर्जिंग मार्केट्स हैं और एक उससे भी पीछे फ्रंटियर मार्केट्स हैं. तो सैडली पाकिस्तान अभी फ्रंटियर और इमर्जिंग के दरमियान है. अभी डेवलप्ड मार्केट्स वाली साइड से हम काफी दूर हैं. उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ, मेरा ख्याल पाकिस्तान की आबादी में से 1% लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि स्टॉक एक्चुअली क्या होता है या बॉन्ड क्या होता है या फाइनेंस होती क्या है या ये जो मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ट्रेड कैसे किए जाते हैं. तो जनरल जो फाइनेंस की जो नॉलेज है वो बहुत कम. उसका मतलब क्या है कि जो जनरल पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट के अंदर वो बहुत एक एलीट तबके की है. और दैट ट्रांसलेट्स इनटू के डेटा जो है जिसकी बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकें वो सिर्फ तब इकट्ठा होता है जब पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा उस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो, वो ट्रांजैक्ट कर रहा हो. अगर बहुत ही आबादी का एक छोटा हिस्सा है जो कि उस सेक्टर के साथ प्ले कर रहा है, तो आपके पास इतना डेटा कभी नहीं आएगा कि आप उसकी बेस पे एनालिसिस कर सकें और प्रेडिक्ट कर सकें. पाकिस्तान की कौन सी ऐसी कंपनी होगी जिसका स्टॉक मार्केट का डेटा इतना जबरदस्त है कि भाई आप उसको देख के बता सकें या उसके ऊपर टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकें, क्योंकि ट्रांजैक्शन उतनी ज्यादा हो नहीं रही. नाउ इवेंचुअली उस तरफ शायद बात है. तो पहला तो ये एक जनरल व्यू है कि पाकिस्तान के अंदर यस स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट विल टेक अ फ्यू मोर इयर्स. जब पार्टिसिपेंट्स उसमें बढ़ेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है और इसके अंदर जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो डेटा क्वालिटी इंप्रूव होगी. तो पहला जेनेरिक कमेंट तो ये है कि पाकिस्तान और जो यूएस और यूके और जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उनके अंदर सिर्फ इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिक्विडिटी कहते हैं. लिक्विडिटी मींस के हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग. तो जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर एक स्टॉक बार बार खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उससे उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन, उससे टाइम सीरीज जनरेट होती है, उससे डेटा जनरेट होता है, जिसकी बेस पे फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार अगर पाकिस्तान का जीडीपी इस तरह ग्रो कर रहा है तो फिर स्टॉक्स यूं ग्रो करते हैं, अगर पाकिस्तान का जीडीपी नहीं ग्रो कर रहा तो फिर स्टॉक्स को ही होता है. तो वो
उस लेवल पे डेटा अभी हमारे पास उस तरह से इकट्ठा नहीं हो रहा। तो एक तो बुनियादी फर्क है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जनरली अभी स्टॉक जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अगर कोई थोड़ी बहुत हो भी रही होगी या डेटा ड्रिवन कोई अगर काम हो रहा होगा स्टॉक मार्केट में, तो सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होगा, या एक दो कंपनीज और हैं, कसब नाम की एक कंपनी है या दो तीन। तो अभी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है उस तरफ। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ कि जी, मुझे पाकिस्तान की मार्केट का टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा नहीं पता, बट ऑल आई कैन से इज के अभी कोई बड़े नाम उस तरह से, या जितना फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर हमारी एक रेपुटेशन है कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो बाहर आके भी काम करते हैं एंड दे डू क्वाइट वेल। तो उस तरह से अभी स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं आई है, विच आई होप कुछ सालों तक होपफुली आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, अब मैं आता हूँ कि जो असल सवाल था कि भाई मैं अपने रोल में क्या कर रहा हूँ, तो दैट आई फाइंड ट्रूली इंटरेस्टिंग। मैं शुरू से काफी इंटरडिसिप्लिनरी रहा हूँ। मैंने पहले इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया, और इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो मुझे प्रोग्रामिंग और मैथ्स बहुत पसंद थी, दैट्स व्हाई आई स्विच टू मैथ्स। और उस वक्त मुझे पाकिस्तान में सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तुम किस किस्म की बेवकूफ़ी कर रहे हो, लोग इंजीनियरिंग से जो है वो इंजीनियरिंग मजीद करते हैं, तुम मैथ्स की तरफ जा रहे हो। एंड इट्स वेरी वेरी फनी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैथ्स सैडली ये समझा जाता है कि भाई अगर आप इट्स द सेकंड टियर डिग्री, सैडली, व्हिच आई डोंट एग्री विद। लेकिन हमें जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और हम जितने भी अंडरग्रेड्स बैठे हैं, ये हमारा काम है कि हम इस मैथ्स को उस लेवल पे लेके जाएं, जो सब्जेक्ट उस रैंक पे लेके जाएं जहाँ ये डिजर्व करता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक पीयर सर्कल बना दिया गया है ना मैथ्स के गिर्द। जी, वो भी है। आई थिंक के सैडली कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इज पार्ट ऑफ द लार्जर, आई वुड से, इकोनॉमिक कंडीशन दैट पाकिस्तान इज इन। टिपिकली हिस्टोरिकली जो नेशंस डेवलपिंग होती हैं उनके अंदर इंजीनियरिंग और उसका फोकस ज्यादा होता है, और बेसिक साइंसेस थोड़ी सी बैकग्राउंड में चले जाती हैं, बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट दोज कंट्रीज आर डूइंग। और जैसे जैसे आपका मुल्क ज्यादा तरक्की करता है, आप बेसिक साइंसेज और उस बेसिक साइंसेज पे फिर फिलोसफी और यू नो सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो दैट सम ऑफ दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन्स फॉल्ट, इट्स जस्ट बिकॉज हाउ द जॉब मार्केट इज। चाइना जो है वो बहुत अरसे सिर्फ इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, चाइना फील्ड मेडलिस्ट इतने प्रोड्यूस नहीं करता। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो भी उस फेज से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं जहाँ पे देल से कि नाउ वी आर रेडी टू एक्चुअली यू नो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एट द बेसिक लेवल। पाकिस्तान भी उस फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, केमिस्ट जो कि मेन जो फिजिकल साइंसेज हैं या मैथमेटिकल साइंसेज की जो कोर है, उसमें अभी हम थोड़े से पीछे हैं, एंड दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्सेस इमर्जिंग स्टोरी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वी नीड टू, especially from the applied point of view, I think we need to make sure and that's why I think this panel discussion is really interesting, because we're trying to bridge the gap between the corporate sector and mathematicians. So मेरा जो काम है, coming back to the question again, is at the intersection of जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये कोई ट्वीट हो रही है तो इस ट्वीट की बेसिस पे मार्केट में क्या रिएक्शन आएगा, यू नो इकोनॉमीज क्या कर रही हैं, जीडीपी का डेटा आपको क्या बता रहा है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे, तो ऑल ऑफ इन सब चीजों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। तो आप उन मॉडल्स को स्टडी करना शुरू करते हैं, देन यू सिमुलेट देम। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मैथ व्हिच इज डेफिनेटली यूज्ड, और उसमें अगेन आई थिंक द एबिलिटी टू जस्ट जो मैं पहले बातें कर रहा था, तीन जो कोर स्किल्स हैं कि आप में एक तो जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, जिसमें यू डोंट से कि यार मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे क्या पता ये कैसे होता है, बट यू हैव टू डाइव इन as a mathematician. You say, you know, I have the ability to actually absorb knowledge, to think logically. You need to be able to pull the data, and then आप अगर पाकिस्तान का जीडीपी का डेटा निकाल के उस पर कोई लाइन फिट कर सकते हैं कि यार मेरी प्रोजेक्शन ये है कि अगर 2018, 19 और 20 में ये जीडीपी रहा है तो 21 में शायद ये हो जाएगा। तो इस तरह की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। So this is what I do most of the time. My research focuses on के of course पाकिस्तान पे नहीं बल्कि global markets पे, और जो larger players हैं उनके activities को analyze करने की कोशिश करते हैं कि भाई let's say Amazon का stock अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है, और what is our prediction on that. So it's quite interesting, and but it's at the intersection of, I would say, mathematics, economics, policy making, you know, central bank actions and all of that.
जी डॉक्टर मोहसिन, आपने अभी बात की कि वो एक ट्वीट की बुनियाद पे स्टॉक्स की में क्या अप डाउन आ जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले वो जो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कोक उठा के साइड पे की है और पानी की बोतल आगे कर ली थी। अब उसी एक एक्शन की बुनियाद पे आपने सुना होगा कि मल्टी बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कोक के जो है वो शेयर्स की प्राइसेस गिर गई थी। तो अच्छा, अब जी नेक्स्ट सवाल हमारा डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह साहब से है। सर, एक क्वेश्चन पूछने वाले ने कहा है कि मैथमेटिक्स वालों के लिए जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी किस्म की हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज में फेल हो गए हैं कि वो ऐसा स्किल सेट दे सकें ग्रेजुएट को जो कि आगे चल के उनके जॉब मार्केट में कुछ प्लेस सिक्योर करने के लिए काम आए। प्लेस मौजूद है, हम इस काबिल नहीं बना सके कि वो प्लेस को सिक्योर कर सकें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सिलसिले में कहूँगा कि हमारी जितनी भी हिस्ट्री है यहाँ पाकिस्तान में, तो मैथमेटिशियंस की तरफ से बहरहाल ये एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज काफी लो आ रही है। सर आपकी आवाज लो है थोड़ी सी, अगर माइक नजदीक हो जाए तो। मैं ये अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान में मैथमेटिक्स को जिस तरह से पढ़ाया जाता है या मैथमेटिक्स को जैसे परसीव किया जाता है, वो चीज़ें बड़ी टेरिबल है। जैसे मैडम डॉक्टर फिजा ने कहा कि हमारे एक फियर सर्कल है मैथमेटिक्स के अराउंड। वो फियर सर्कल तो बेसिकली हम मैथमेटिक्स टीचर्स या मैथमेटिशियन की वजह से ही पैदा हुआ है। अगर हम लोग उस फियर को ना आने देते, हम मैथमेटिक्स को इन रियल टर्म्स उसे यूज करते, हम लोगों के जो प्रॉब्लम जो उनको सॉल्व करने में मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते, इस तरह का फियर सर्कल ना आता। तो एक्चुअली मैथमेटिशियंस का एक इशू ये है, जैसा कि उसमें पहले भी शायद बात हुई है, कि मैथमेटिशियंस अपनी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में बात करते सोचते हैं। तो अगर आप मेरा एब्स्ट्रैक्ट देखें जो इसमें था, उसके अंदर ये मैंने स्टेप्स लिखे थे कि मैथमेटिशियन जब तक उन स्टेप्स में से पास नहीं होता तो वो रियल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो एक्चुअली एक बड़ा गैप है मैथमेटिशियंस में और रियल वर्ल्ड में। उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, क्योंकि मैथमेटिशियन प्रॉब्लम सॉल्वर है। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वो अपनी बीमारी अपने अल्फाज में बताता है। अगर डॉक्टर उसकी बीमारी को उसके अल्फाज में सुन के मेडिकल टर्म्स में उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो वो उसका इलाज नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर कहे कि नहीं, तुम मरीज आए हो, तुम मुझे मेरी टर्मिनोलॉजी में अपना मसला बताओ तो मैं सॉल्व करूंगा, आपकी दवाई दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिशियंस के लिए यही मसला है कि उनकी टर्मिनोलॉजी टोटली डिफरेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो उन्हें अपने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं या रियल जो डिसिप्लिन्स हैं जिनमें वो हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें उन डिसिप्लिन्स की बैकग्राउंड सीखनी होगी, उस डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी डेवलप करनी होगी, उनको प्रॉब्लम को समझना होगा, फिर उनके प्रॉब्लम को मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देंगे, वैलिडेट करेंगे सोल्यूशन को, इंटरप्रेट करके उसको असल उसका मसला उसी की जुबान में उसी टर्मिनोलॉजी में बताएंगे, तब ये मुमकिन है। डॉक्टर मोहसिन साहब ने जो स्टेप्स बताए हैं रियली वही इश्यूज है हमारे, कि हम अपने मैथमेटिक्स करिकुलम में, मैथमेटिक्स टीचिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मैट्रिक में, एफएससी में नोट्स चलते हैं। जो बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैट्रिक के बच्चे के लेवल की भी नहीं होती है। और फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में जब टीचिंग करते हैं उसमें भी हम लोग, क्योंकि हमारा लेक्चर मेथड है, उसमें डिस्कशन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं होते हैं, तो हम एक लेक्चर जो है वो ठीक है, वो असाइनमेंट्स भी दे देता है, वो देता है, लेकिन वो असाइनमेंट्स को दोबारा से चेक करना, बच्चे की गलतियों को निकालना, अपनी सुपरविजन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाना कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्फिडेंस आए, ये काम हम लोग नहीं करते। इसमें कई कंस्ट्रेंट्स है, हमारी अपनी मजबूरी है, वर्कलोड की मजबूरी हो सकती है, बहरहाल जो भी हो, लेकिन रियल प्रॉब्लम बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ है, मैथमेटिक्स कम्युनिटी के साथ है। तो अपना वर्कलोड मैनेज करें। बच्चों का इसमें क्या कसूर है, हम इस तरह से बच्चों को प्रॉपर्ली ट्रेन ना कर पाए। तो हर कोर्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मस्ट है। ये पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स टीचिंग में होता है, और हमने कैलकुलस के कोर्सेज में जो 4 क्रेडिट आवर का किया है, तो उसके पीछे एक बात ये भी है कि हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाएं और बच्चों को टाइम ज्यादा मिले। इसी तरह से हमने लीनियर अलजेब्रा एंड एप्लीकेशन में 1 क्रेडिट बढ़ाया है लैब का, हमने टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बढ़ाया है, हमने इसी तरह से ओडीज में 1 क्रेडिट आवर बढ़ाया है।
वैसे हमारे यूनिवर्सिटी के रूल्स में आई एम सॉरी टू से हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हमारे बीबीयू के कैलेंडर में ये बात है कि जो टीचर है 3 आवर्स की लेक्चर पर वीक और 1 आवर की उसमें ट्यूटोरियल है, और हम लोग उसे टोटली इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी ट्यूटोरियल हमारे शेड्यूल में नहीं होता है। तो जब तक हम इस पे नहीं आते तो मसला सेटल नहीं होगा। दूसरी बात, डॉक्टर साहब मोहसिन साहब ने प्रोग्रामिंग की बात की थी, हमने उसमें रखा हुआ है हमारी पाइथन लैंग्वेज, हमारे मैटलैब है, सॉफ्टवेयर है, और फिर हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर +1 भी शायद किया हुआ है, ताकि उसमें पाइथन और मैटलैब में उन एल्गोरिथम्स की कोडिंग कर सके, लैब के जो ओडीज के अंदर भी उसे यूज कर सके। तो उसमें री और उसकी वो मौजूद है प्रोग्रामिंग स्किल्स की। अब डिपेंड करता है जो टीचर उस कोर्स को ऑफर करता है वो उसको किस हद तक इसमें बच्चों को ये चीज सिखाने में कामयाब होता है। इसमें ये भी बहरहाल हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हमारे पास लैब फैसिलिटीज उतनी नहीं है। तो लेकिन ये कि हमें बहरहाल अपने तौर पे चीजों में एफर्ट करनी चाहिए। और अभी जिस तरह के हमने अभी करिकुलम डिजाइन किया है, ये तो हमारा जस्ट फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम इस करिकुलम को उसकी रियल स्पिरिट में ऑफर नहीं करते हैं तब तक इसका फायदा नहीं। अगर हम उसी रूटीन की टीचिंग करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं तो इस करिकुलम से कुछ खास बेनिफिट नहीं आने लगा। हमें अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करना होगा। हम बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट ईयर से हम बच्चों को मोटिवेट करें कि समर वेकेशंस में वो कोई बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में या छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, तो कहीं भी जाके जो स्किल्स उन्होंने सीखी है प्रैक्टिकली लाइफ में जाके कोई एक्टिविटी करें, कुछ अर्निंग करें। इससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और उनके वो नॉलेज जो उन्होंने पहले साल में सीखा उसको अप्लाई करें, दूसरे साल तीसरे साल। हमें अपने यहाँ इस चीज को भी प्रमोट करना होगा। और ये चीज जैसे कि एचईसी की नई पॉलिसी आ रही है उसके अंदर इंटर्नशिप भी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग लैब का भी कॉन्सेप्ट है। और वो उसमें जैसे अभी बात की थी डॉक्टर मोहसिन साहब ने कि एक्चुअली मार्केट में वैल्यू उस चीज के जो आप करके दिखा सकते हो। डॉक्टर अतर साहब ने कहा था इल्म हुनर में तब्दील हो जाए। इस बात को एचईसी की जो 2020 की पॉलिसी है वो इसे कॉम्पिटेंसी कहती है, कॉम्पिटेंसी इंडेक्स है कि एक बच्चा जो ग्रेजुएट होता है वो प्रैक्टिकली क्या कुछ कर सकता है, जो नॉलेज उसने सीखा है वो उसे किस हद तक अप्लाई कर सकता है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो हमें इसमें अपनी बहरहाल जो बच्चों के इश्यूज है वो जेन्युइन है, बच्चे जो कह रहे हैं उसमें हमें अपने आप को रिविजिट करना होगा। और हमें अपनी टीचिंग टेक्निक्स को, कोर्स ऑफरिंग को, बच्चों की असेसमेंट है, बच्चों की इवैल्यूएशन है, उसको मोर रियलिस्टिक करना होगा और उसे मोर प्रैक्टिकल करना होगा। जी अब हमारे पास टाइम जो है काफी कम है, फ्यू मिनट्स बाकी हैं, तो हम चले अब आखिरी इस फ्यू मिनट्स से कोशिश ये करते हैं कि 4-5 सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं और विद इन 1 मिनट हर क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो 2-4 सवाल बाकी हम कवर कर सकें। डॉक्टर अतर साहब, आपने आर लैंग्वेज को एक उसको ड्यू एम्फेसिस दिया, उसको आर लैंग्वेज को। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक हम पहले फोर्ट्रान भी करते रहे हैं, C++ भी करते रहे हैं, अब हम पाइथन भी करेंगे, लेकिन हम इन सारों को रखते हैं एक कन्वेंशनल कैटेगरी में। तो जबकि आर लैंग्वेज के बारे में है कि इसकी जो सिंटैक्स है, जो इसका सिमेंटिक्स भी कह लें, वो थोड़े अनकन्वेंशनल हैं एज कम्पेयर टू ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज। तो इस पर कमेंट करें कि हम इसे कैसे कोप कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी जो कन्वेंशनल हैं उसमें भी अपने स्टूडेंट को बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर उस लेवल पर नहीं लेके जा पाते जो हमारा स्टार्ट में टारगेट होता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट उस तरह से प्रोग्रामिंग को, मैथ वाला बाज़ एक बड़ी तादाद क्लास में एक्सेप्ट भी नहीं कर रही होती, वो तो इसे कोर्स को ही बाज़ एलियन समझते हैं। जी डॉक्टर अतर। डॉक्टर साहब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे जल्दी दीजिए कि मैं अपनी वीडियो ऑफ कर सकूं, मैंने आपसे क्योंकि मेरे पास आपकी आवाज साफ नहीं आई। थोड़ा सा मेरा ख्याल है सर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर अब आवाज आ रही है आपको? चलिए डॉक्टर फिजा, आप मेरे ख्याल नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप, फिर देखते हैं टाइम का बचा तो। जी सर, ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम डॉक्टर इमरान जावेद।
जी मेरा ख्याल है आप मुझसे बाद मेरे पास से कनेक्शन, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ओके अच्छा। चले मेरे पास आप कनेक्शन साफ नहीं आ रहा था। डॉक्टर अतर, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये सवाल किया कि जिस तरह ये सी जी सी जी प्लस प्लस फोर्ट्रान लैंग्वेज हम पढ़ाते रहे हैं, अब पाइथन पे मूव करने वाले हैं, तो इन जी जी इंसानों को अमूमन रखते हैं कन्वेंशनल कैटेगरी में, जो उनका सिंटैक्स है, जी सिमेंटिक्स डॉक्टर है। साहब, मैं इसके समझ गया, मैं मुकाबले में आपका जो क्वेश्चन आर, पहले भी जुजवी ओके तौर पे सुन चुका था। ओके ओके सर, इस पे कमेंट करें सर प्लीज। जी जी, इसमें देखिए ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, और मेरा ख्याल है अगर आप एक सिंपली पाइथन को फोकस कर लें तो ये आपकी सारी जो नीड्स हैं, कंप्यूटेशनल नीड्स, ये सभी कंप्यूटेशनल नीड्स को पूरा कर देगी। खा वो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो या कोई और चीज हो। आप एक फोर्ट्रान को कर लीजिए कि जो लोग साइंटिफिक रिसर्च में जाना चाहते हैं, आगे मैटलैब साइड पर जाना चाहते हैं, और दूसरा अगर आप एक सिंपली पाइथन को फोकस कर लीजिए, प्लस प्लस या सी की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और मोर देन एनफ है। लेकिन जो आप लोगों का सिलेबस मैंने देखा है, जो आपका पाइथन का पहला कोर्स है, उसमें मुझे काफी चाहिए, उसको थोड़ा देखिए। पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट जरूर दीजिए, पहले कोर्स से ही दीजिए। बात जब एक दफा स्टूडेंट को अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की आदत पड़ गई तो फिर उसका हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि पाइथन, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें मसलन लैम्बडा फंक्शंस मुझे नजर नहीं आए, डिक्शनरीज नजर नहीं। I think we continue to the next question. आई होप मेरे पास कोई जी। आवाज नहीं आ रही। जी डॉक्टर साहब आप ऑडिबल हैं, लेकिन वो बीच बीच में हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें या हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें, तो ऑलरेडी उन्होंने हमसे काफी पहले जो है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जो हमारे ट्रेंड्स थे उनको टेकअप कर लिया है। और जो अब ये है कि जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स हैं वो सेचुरेटेड हो गई हैं और मोर कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि टेल अस टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू एंटर इनटू इंटरनेशनल जॉब मार्केट रेलेवेंट टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो आप में से कोई भी इसको टेकअप करना चाहे प्लीज। I think अगर मैं if people allow me, I can speak a little bit on this. श्योर तो सर, श्योर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल जॉब मार्केट बिल्कुल भी सैचुरेटेड नहीं है इस as far as I can see। बल्कि रिसेंटली तो जब से पेंडेमिक आई है उसके बाद से there's a boom of data analysis even further now. People want to be able to देखें, ये अगर पेंडेमिक ना होती तो आई डोंट थिंक ये वेबिनार इस तरह से हो रहा होता। और ये जूम जो कंपनी है इसको कोई भी नहीं जानता था, और जूम ने आई थिंक आई नो कितने सैकड़ों इंजीनियर्स को हायर किया है और मैथमेटिशियंस को भी हायर किया है श्योर। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो इट्स द ओनली साइड इट्स गोइंग इज अप। द इशू इज के यू नो आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक अवर शेयर फ्रॉम दिस। तो जो सेकंड पार्ट आपका, दैट इज द थिंग, आई डोंट थिंक वी आर। और उसमें हमारा कंपटीशन जाहिर है इंजीनियर्स से है जो हमारे पड़ोस में हैं, या मैथमेटिशियंस और साइंटिफिक ट्रेनिंग के जो लोग हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन है। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा पिछले क्वेश्चन से भी कि आई डोंट थिंक कि ये यस हमारी यूनिवर्सिटीज हमेशा दे कैन परफॉर्म बेटर, टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, कोर्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू टर्न दिस बैक टू द स्टूडेंट्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये मैं पाइथन सीखूं, आर सीखूं, मैटलैब सीखूं, दुनिया इससे बहुत आगे की तरफ जा रही है। ऑल यू नीड इज के इट्स योर यू टेक अ प्रोजेक्ट एंड से कि यार मैंने ये काम करना है और मुझे लग रहा है कि ये काम इस तरह से हो सकता है, जस्ट डू दैट। आई मीन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि आप जो है वो पाइथन क्यों कर रहे हैं, आप मैटलैब में क्यों नहीं कर रहे, या अगर आप जॉब के लिए जब आप जाएंगे तो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि
ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, आपने तो आर में किया, हमें सिर्फ पाइथन में चाहिए, दिस सो बी ओपन अबाउट इट, जस्ट थिंक यार these are the, and I remember still कि जब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि यस हमारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस और हमारी यूनिवर्सिटीज की जो टीचिंग कैपेबिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनमें बहुत सी कमी है, उनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती हैं, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं। लेकिन आप अपने आप से ये पूछिए एज अ स्टूडेंट कि भाई आपको किसने रोका है कि आप MIT की वेबसाइट पे जाके देखें कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है और क्या पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ के स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, या कॉर्नेल में क्या पढ़ा जा रहा है, या कैम्ब्रिज में लोग क्या पढ़ रहे हैं। So you go there and see कि यार this is what they are studying, this is what we are studying, here's the gap, how can I bridge it, क्या मुझे अपना सिलेबस समझ में आ रहा है, क्या उनका सिलेबस बहुत मुख्तलिफ है, and so on। तो अपने आप को तैयार करें from that point of view। and अगर आप डायरेक्ट बाहर इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं आ सकते फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ रीजंस, पाकिस्तान के वीजा इश्यूज होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज एंड सो ऑन, सो यू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के अंदर किसी टेक्निकल या किसी जो खैरल साहब भी पहले बता रहे थे, जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां से स्टार्ट करें। एंड वंस यू हैव, इट्स अ स्लो प्रोसेस, जो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि as long as you continue to walk, as long as you're going slowly, that's the important thing, you're not stopping। तो आप कुछ ना कुछ करते रहें, और eventually जब आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, then you can easily move abroad as well, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आना चाहते हैं। तो मार्केट में सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक द इशू इज कि हम इतने कंपेटिटिव नहीं है, और उसके लिए हमारे जो कोर स्किल्स हैं, हमें उनको वी हैव टू रियली चैलेंज आवरसेल्व्स। जी, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये रिवाइज करिकुलम ऑफ कैसपाम के बारे में है, और वो भी पूछ रहे हैं कि हमने डॉक्टर अतर खरल की प्रोफाइल में देखा कि ही इज एक्सपर्ट इन आउटकम बेस्ड एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिवाइज करिकुलम है वो इस टेक्निकलिटी को भी फॉलो करता है? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, थोड़ा सा किसी शक्ल में, बड़े अदना शक्ल में मैं भी हिस्सेदार रहा हूँ इस आई थिंक डॉक्टर खरल का कनेक्शन फिर अनस्टेबल है। आप में से डॉक्टर सैफुल्लाह अगर इसको टेकअप कर रहे हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये एक्चुअली जैसे पहले एक बात हुई कि हमारे यहाँ HEC और कुछ काउंसिल्स हैं जो इसको ला रही है। अच्छा, हमारे यहाँ शरीफ बारिश हो रही है, तो शायद इस वजह से ये जी, इंटरप्शंस ज्यादा हो रही हैं। जी, इसमें पॉइंट ये है जी कि बड़ी हद तक ये चीजें जो है ना, वो मार्केट में जो चलने वाली चीजें हैं, वो मैंने आपको देखी हैं कि की जा सकती हैं। डेफिनेटली मार्केट की विश लिस्ट मुसलसल बदलती रहती है। इसका एक अच्छा तरीकाकार ये होता है कि आप 100-50 के करीब जॉब लिस्टिंग्स ले लें, और उसमें जो कंपनीज की विश लिस्ट है उसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि मेक इट योर पर्सनल सिलेबस, पर्सनल करिकुलम, कस्टमाइज्ड। इसके ऊपर आप 2 साल में काम कीजिए, 3 साल में, 10 साल में कीजिए, आपकी चॉइस है। आप कर रहे हैं, साथ ही साइड पर आप एक अपने लिए पर्सनल करिकुलम सेटल कर लें। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने जाती तौर पे की है। काम कोई था, ड्यूटी कोई थी, फौज की नौकरी में ड्यूटी और तरह की होती है, तो एक अपने लिए करिकुलम बना लिया और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया दिल जमई के साथ, और कुछ अरसे के बाद वो उसने काम कर लिया, वो हो गया। मेरा ख्याल है ये बेहतर तरीका है कि जॉब मार्केट मुसलसल बदलती रहेगी, आप उसकी विश लिस्ट को इकट्ठा कीजिए, और उन हुनर, वो जो हुनर हैं और वो जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। जी, थैंक यू डॉक्टर सैफुल्लाह, and also we will like to take the comments about this question from Dr. Imran as well. जी, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन की जो बात हो रही, आउटकम बेस्ड एजुकेशन में, तो एक्चुअली इसमें की मूवमेंट चल रही है। हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग फैकल्टी में ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है, तो अभी हमारे यहाँ जब तक यूनिवर्सिटी इस सिस्टम को ऐसे अडॉप्ट नहीं करती है, हम अपने यूनिवर्सिटी के जो यूनिफॉर्म सेमेस्टर रूल्स हम उनके पाबंद हैं, उससे हम अभी अपने आप को आउट नहीं कर सकते।
लेकिन ये है कि हम अपने तौर पे प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट, जब हमारा डिपार्टमेंट में विजनरी वे से उसने करिकुलम डिजाइन किया है, वो अपना जो इवैल्यूएशन सिस्टम है या जो कोर्स डिलीवर करने का मैकेनिज्म है, उसके अंदर हम लोग आपस में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत सारी चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको हम आउटकम बेस्ड बना सकते हैं। ठीक है, ट्रूली प्रैक्टिकली तो यूनिवर्सिटी के बाइंडिंग की वजह से नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है और ये बहुत अच्छा हो जाएगा जब हम टारगेट ओरिएंटेड हो और हम वाकई अभी हम जो पढ़ाते हैं और जो हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हमने कभी हमारे कोई कमेटी को ऐसी चीज नहीं है जिसमें कंसिस्टेंसी चेक करे, किस लेवल की किस पैटर्न पे टीचिंग हुई है और उसको इवैल्यूएट किस पैटर्न पे किया गया, और जो टीचर क्वेश्चन बनाता है उस क्वेश्चन में उसका टारगेट क्या है, वो बच्चे की कौन सी स्किल को, कौन सी कॉम्पिटेंसी को असेस करना चाहता है, ये क्वेश्चन बनाते उसके जहन में नहीं होता है। एक दफा हम बड़े 5 मिनट में 10 मिनट में जुबानी बैठ कर सवाल बना लेते हैं, हम उसको टेक्निकली अपने क्वेश्चन पेपर को असेस नहीं करते हैं कि ये बेसिकली किस चीज को इवैल्यूएट करेगा। तो अगेन मैं कहूँगा कि इसमें फैकल्टी को ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि ये चीजें ऐसा खुद नहीं होती। और आपको याद होगा कि हमने डॉक्टर इशफाक बुखारी साहब जो इन दिनों हमारे साथ रहे, उन्होंने एक आध दफा इसके वर्कशॉप भी दी थी क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने के हवाले से। और इसी तरह से असेसमेंट, उन्होंने कोर्स के असेसमेंट की हमारे कैलकुलस की पढ़ाया था उन्होंने, तो मैंने देखा उन्होंने ये किया था कि 10 नंबर के सवाल को 100 नंबर का सवाल कर दिया और 100 नंबर में से उसे असेस किया था। और फिर उन्होंने अपनी असेसमेंट हर क्वेश्चन के एवरेज स्कोर निकाला था। क्वेश्चन 1 है, इसमें जितने जितने बच्चों ने वो क्वेश्चन के जितने मार्क्स उसका एवरेज क्या है, क्वेश्चन 2 की एवरेज निकाली, क्वेश्चन 3 की एवरेज निकाली, फिर ओवरऑल अपने रिजल्ट की एवरेज निकाली। उसके बाकायदा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की थी तो मेरे यहाँ जो मेरा रिजल्ट बन रहा है वो किस तरह। लेकिन हम लोग शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम इस तरह की डाटा एनालिसिस करें और फिर अगली दफा जब हम कोर्स ऑफर करते हैं तो हम उन चीजों का ख्याल रखें। तो अगेन ये डाटा एनालिसिस हर टीचर की एक नीड है असेसमेंट के हवाले से। जी डॉक्टर इमरान, और ऑल्सो एक साथ क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी थ्रू कर देती हूँ कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर कोई MS PhD स्टूडेंट लेक्चर लेना चाहे तो आर दे अलाउड टू टेक लेक्चर फिजिकली इन योर BS क्लासरूम फॉर द न्यू सेशन? जी पहले तो ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 45 लेक्चर्स जब तक स्टूडेंट का कोई वो चेक एंड बैलेंस ना हो तो वो आ नहीं पाएंगे। ओकेजनली सेमिनार वगैरह में तो इस तरह से हो सकता है, बट 45 लेक्चर्स के लिए अनऑथोराइज्ड ना कर पाए, क्लास में जाके बैठ जाए, शायद हम उस पर तो कोई एतराज ना कर पाए। तो मेरा ख्याल है ये नहीं। लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहूंगा, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चन सॉल्विंग को हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। हमारा स्टूडेंट आज भी अगर उसको आप मैट्रिक्स दे दें और उसकी वो मैनुअली वो आइगन वैल्यूज कंप्यूट करता रहे और वो सुबह से लेकर शाम तक यही करता रहे, तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन रहा। वो आज तो वो गूगल को यही सादा सा पूछे कि जी ये मुझे फलाने मैट्रिक्स वैल्यूज चाहिए, तो गूगल फॉर को दे दे। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में अब हर जगह पे आपका जो मैनुअल है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन। बच्चे को प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, कोडिंग करनी आनी चाहिए, जो वो करना चाहता है, तो हम कॉन्सेप्ट्स उसको दें। वो एक सेइंग थी, मुझे उससे जाती तौर पे बड़ा इख्तलाफ है कि रियाजी रियाजत से आती है। मुझे नहीं पता कि आपको इस तरह से सवाल हल करने तो आ सकते हैं, इस तरह की रियाजत को आप इम्प्लीमेंट कहीं नहीं कर सकते। हमने कुछ गलत कोटेशनें डाल डाल के बच्चों के दिमाग में उनकी मुकम्मल डायरेक्शन ही घुमा दी हुई है। टोटली डिफरेंट मेंशन करता है, आगे चल के छोटे छोटे वो सवाल करवाता रहता है। प्रॉब्लम जो जिससे वो प्रॉब्लम से वो चैप्टर स्टार्ट करता है उसको कोई बॉदर नहीं करता। छोटे छोटे सवाल हल करवाने को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कह सकते। अभी जो भी सवाल आपने पूछना है, ODE का पूछना है, आपने किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पूछनी है, जितनी सिंपल सिंपल कंप्यूटेशन है सारी की सारी तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। ये तो ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त हमारी चल रही है कि बच्चे के पास कैलकुलेटर है और हम उसको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन समझाते हैं। तो जो अब उसको कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है, जो मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए उसने छोटी छोटी एक्सरसाइजेस की थी, उनमें से कितनी करनी पड़ती है वो की करें।
और जो हमारा टारगेट है ना, अब ओबीई के मोडालिटीज पे तो हम पता नहीं कब जा पाएंगे, लेकिन अब हम एक कोशिश करेंगे कि हमारे टीचर क्लास में आके अपना टारगेट अनाउंस कर दिया करेंगे। हम ये करेंगे और हम इस पे अगर अंडरस्टैंडिंग तय कर लें कि जी हम सारे पाबंद होंगे कि क्लास में जाके हम अपने टारगेट्स अनाउंस कर देंगे, और फिर टीचर अपनी स्ट्रेटेजी मेरी ये स्कीम्स होंगी, उसमें आप अपने सेशनल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आप क्विजेस ले सकते हैं, सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं, जो भी करें। लेकिन हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने को हम जो मैथ सीखना कहते हैं ना, दिस इज अटर फेल्यूर। और शायद जो हमारा स्टूडेंट एंड पे जाके उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि मैंने डिग्री में क्या किया है। रीजन क्या है कि वो सादा सादा एक्सरसाइजों को सॉल्व करके वो अपने आप को समझता है जी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया। Thank you very much for such an प्रॉब्लम चैप्टर enlightening के talk and स्टार्ट for पे the kind मेंशन किया cooperation. जाता है दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू टीच यू। उसके बाद उसकी सेगमेंटेशन करके बच्चे को छोटे छोटे सवाल हल करवाए जाते हैं। अब वो जो सवाल है वो तो सारे ऑनलाइन सॉल्व हो जाते हैं। सो अब उसको आइडिया पकड़ना है, उसका एल्गोरिदम बनाना है, एल्गोरिदम के बाद कोई लैंग्वेज आनी चाहिए इंप्लीमेंट कर पाए, फिर दिमाग खुलता चला जाएगा। और जिस इरा में हम हैं ना, इतनी तेजी से चीजें इवॉल्व हो रही हैं कि कोई भी क्यूरिकुलम सारी नीड्स तो पूरी नहीं कर सकता। जैसे खरल साहब फरमा रहे थे, जैसे मोहसिन साहब फरमा रहे थे, अब तो पर्सनल डिजायर भी चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका एम्प्लॉय इस टाइम के जितनी मुश्किल जगह हो उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हम मानते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है बहुत सारी चीजों की, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते फिर रहे हैं। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने वाले तो है ही नहीं। हमारे पास बदकिस्मती से ये कि सारे बच्चे उस्ताद के पीछे चलना चाहते हैं, उस्ताद के पीछे हमेशा हुजूम होता है, उस्ताद के आगे जो निकलेगा बचत सिर्फ उसी की। तो हम भी सीख रहे हैं, बच्चों को भी सीखना है, और बच्चे शायद आज के इरा में हमसे ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं अगर उनमें डिजायर हो। पाकिस्तानी दुनिया में किसी भी जगह पे जाके अपना लोहा मनवा सकते हैं, अपने मुल्क में रह के कोई और मसला पैदा हो जाता है। तो अगर डिजायर हो, अब इस वक्त तो आप पाकिस्तान में रह के दुनिया के किसी हिस्से में अपनी स्किल को एस्टेब्लिश करवा लें तो आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट ओपन पड़ी है, बशर्ते कि आप अपनी स्किल सेट मनवा लें। हमारी वो एक बदकिस्मती है कि हम अपने ना वो अजमत रफ्ता को बड़ा याद करते हैं कि भले वक्त बड़ी चंगी वो ये होता था, वो उस नहीं आज अगर दोबारा आज एम्प्लॉयमेंट के लिए जाऊं, मेरा स्टूडेंट मेरे जैसी पीएचडी करके दोबारा आज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आए तो उसको किसी ने नहीं रखना। तो अब तो डेली हमें चेंज करने की जरूरत है कि जी मॉडर्न ट्रेंड्स क्या क्या है, किधर को चीजें जा रही हैं। हमें सारे का सारा माइंडसेट जो है उसकी चेंज करने की जरूरत है। इन जो हम पाइथन में लिए जो खरल साहब फरमा रहे थे, उनसे यकीनन हमें बेनिफिट लेना की जरूरत है, ट्रेंड्स को चेंज करने की जरूरत है, और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह से हमें आज एक्सपर्ट मुयसर है। और मजे की बात यह कि सुबह से लेके अब तक टीचिंग को किसी ने प्रोफेशन, टीचिंग इज नॉट दी ओनली प्रोफेशन, सुबह से हम कोई और बात कर रहे हैं। सो दैट इज समवेयर पे हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि भाई सिर्फ टीचिंग नहीं है, आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ये अभी वो एक हमारे तालिब इल्म के बारे में पूछ रहे थे करल साहब, हमने लास्ट ईयर ये, और फर्क कितना पड़ता है लास्ट ईयर पेन की, उनको फ्रीलांसिंग का आइडिया हो, उससे होगा ये कि उनको ट्रेंड्स भी समझ लगेंगे। हमने 1000 बच्चों पे कैंपेन की, पहले साल में हम वी वर एक्सपेक्टिंग ओनली 10 के जी सिर्फ 10 बच्चे, और क्लास फेलोज ने उनको देखना शुरू किया। विद इन 6 months दे वर 50। और इस वक्त हमारी कोई क्लास ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 15-20 बच्चे अपनी पॉकेट मनी भी खुद ले रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं, और वो जो सारी जगहों पे अपनी पर्सनल एफर्ट से जा रहे हैं। हम उनको थोड़ा बहुत रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन हम पूरे का पूरा मैप पे हम हर जगह उनके आगे चलते रहेंगे शायद पॉसिबल नहीं। सो वी विल to play our role and we hope that our students take their responsibility as well. तो बाकी हमारा वो सुबह से क्यूरिकुलम पढ़ाएगा कौन, जिन लोगों ने बनाया इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे भी। और जितनी हम मैथमेटिक्स की अपडेट उस कुछ
थोड़ी दाएं बाएं करनी है, और वो डायरेक्शन हम अगर अपनी ठीक कर लें और ट्रेंड्स को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मालूम के साथ मैं 2 क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। एक तो ये बात कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, इसलिए कि अगर आप किसी भी अगर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर क्वेश्चन की लिस्ट देखें, उसमें आखिर में ग्रेजुअली वो स्टूडेंट को गाइड करता है, वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेके जाता है और फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आते हैं। उसमें ये तो टीचर जो है कि उससे सिलेक्ट करने के बच्चे की ट्रेनिंग कैसे करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और उसमें हमारी कई दफा ओरिएंटेशन में ये बात हुई है कि आपकी 100 प्रॉब्लम एक ही पैटर्न को सॉल्व कर ले, इसका फायदा नहीं है। आप एक प्रॉब्लम डिफरेंट वेज से करें, आप वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो रियाजत का मतलब है, अगर शायद अतर साहब इसका मतलब बता सके, इसका मतलब गौर व फिक्र है, ये थिंकिंग है, और मैथमेटिक्स में थिंकिंग है, बगैर थिंकिंग है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेसिकली थिंकिंग और रियाजत का लफ्ज उन बच्चों के लिए होता है जो सिर्फ चीजों को रटते हिफ्ज करते हैं, मैथ को याद करते हैं। उनकी उस हैबिट को खत्म करने के लिए उनको थिंकिंग की तरफ लाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ लाया जाता है, उसका ये सेंस बनती है। वो हमारे यहाँ रियाजत का मतलब होता है बार बार करना। नहीं तो नहीं, ये मैं उसके लिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अर्ज की थी कि जो रियाजत वाला है ना, गौर व फिक्र को कहते हैं, थिंकिंग को कहते हैं। चले अगर हम इस तर्जमे के साथ चले फिर तो रियाजत में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर बार बार करने, क्योंकि हमारे यहाँ जो रियाज का मतलब यही होता है जी, जो काम आप सुबह शाम कर रहे हैं वो आमतौर पे रियाज का तो ये मतलब लिया जाता है। चले अगर वो फिक्र की बात करें फिर तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं अभी हरफे तहज्जी भी नहीं पढ़ सकता और उसकी आंखें हैं रियाजी के सवालों की तरह। रियाजी हमेशा मुश्किल रहा है। थैंक यू सर। विद ड्यू अपॉलॉजीज, आई थिंक इट्स हम काफी अपने टाइम से ऊपर वक्त ले चुके हैं, तो अगर हम क्विकली डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर अतर फरज से कंक्लूडिंग रिमार्क्स सुन लें, बीइंग एक्सपर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। थैंक यू। डॉक्टर मोहसिन साहब पहले, वो हमारे ज्यादा मेहमान हैं और मुझे बड़ी खुशी है आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं आई थिंक के 2 बातें मेरे जहन में आ रही हैं आखिर में। आई थिंक एक तो ये जो स्टूडेंट्स से ज्यादा आई थिंक टीचर्स और यूनिवर्सिटीज को ट्राई करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए कि 4 साल के लिए आपके पास एक अंडरग्रेड आता है, और अगर वो मास्टर्स कर रहा है तो ज़ाहिर है उसके बाद भी वो एक रहेगा, तो 5-6 साल का एक अरसा है। उसमें इंटर्नशिप्स हर साल हम क्यों नहीं अपने स्टूडेंट्स को दे सकते? दिस इज वेयर आई थिंक के यूनिवर्सिटी की जो बोर्ड्स हैं और जो सीनियर फैकल्टी है, उनको इंडस्ट्री के साथ वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज हमें लग रहा है कि जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं, उनको भेजें वहां पे। उनको हर गर्मियों की छुट्टियों में या जो भी बीच में थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है, उनको महीने 2 महीने के लिए एक्सपोज करें मार्केट के साथ, जिसमें उनको आप इंडस्ट्री से कुछ नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं कि यार हम तुम्हें एक फ्री वर्कर दे रहे हैं जो थिंकर है, उसको बेशक सैलरी बिल्कुल मिनिमल सी आप दें, और वो उस दौरान जाके सीखें कि भाई दीज आर द स्किल्स वी नीड ऑन द ग्राउंड। जब हम जॉब पे जाएंगे तो ये है जो हमें करना है। उससे बेहतर कोई आपको, हम जितनी मर्जी बातें कर लें कि भी ये चाहिए वो चाहिए, बॉर्डर लाइन दुरुस्त होंगी, लेकिन जब आप एक्चुअली उसका टेस्ट लेंगे मार्केट के अंदर जाके, या आप जॉब का एक तरह से फ्लेवर लेंगे अपनी स्टडीज के दौरान, तो आई फाइंड दैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन चेंजिंग। उससे स्टूडेंट की आउटलुक चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट को पता चल जाएगा यार कि अच्छा, मैंने अगर 4 साल के बाद ग्रेजुएट करना है तो दिस इज द इन्वायरमेंट आई एम गोइंग। क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि 4 साल बाद वो एक बिल्कुल एक शेल से निकले, दे सडनली गो इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड दे रियलाइज कि भी हमारे पास तो उड़ने के लिए अभी पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो वो उस कैफियत से बचने के लिए आई थिंक कि जितने भी यहाँ पे सीनियर प्रोफेसर हैं और जो और भी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज हैं, उनको इंडस्ट्री के साथ या जितने भी अपॉर्चुनिटीज वाली प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनको फ्री में बेशक जस्ट टेल देम, गिव देम द एक्सपोजर उनको, ताकि पता चले कि व्हाट इज इट लाइक टू एक्चुअली डू वर्क इन रियल लाइफ। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो ट्रांजिशन है आपकी जॉब मार्केट में वो ग्रेजुअल होनी चाहिए। 4 सालों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पता चलना चाहिए कि दीज आर द स्किल्स यू नीड। It's difficult to do, I understand, it's harder
it's easier said than done, लेकिन I think this is one area especially related to the topic we are discussing कि job market को कैसे देखा जाए, तो इस सिलसिले में I think internships बहुत crucial है। और दूसरी आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो देखें दुनिया के अंदर कोई भी बंदा जो अपने सब्जेक्ट का चैंपियन है वो कभी भी जॉबलेस नहीं होता। सो जो पीपल व्हेन से कि भाई मैथ्स करके आपने सिर्फ टीचर बना है, पहली बात तो है कि टीचर बना है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन यू शुड नो कि इफ देयर आर almost any field, there's almost any field you can, if you are good in what you are doing, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ ये कहूँगा कि जस्ट आस्क योरसेल्फ कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उसमें मैं अच्छा हूँ। अगर आप उसमें अच्छे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर यू। आपको हमेशा पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया के अंदर आपका स्किल और आपका हुनर जो है अगर आपने वो गेन किया हुआ है तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। तो मैं इस पुरुमीद पैगाम पे इख्तिताम करना पसंद करूँगा और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मदद किया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज डॉक्टर अतर खरल आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए वेट करें। सर आप म्यूटेड हैं। सॉरी, मैं दो बातें करना चाहूँगा बहुत छोटी छोटी एक ज़ाती नौयत की। ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ रियाजी एक नशा है, एक ऐसा नशा जो अव्वल उम्र में कम अज़ कम मुझे लगा था, आज तक वो छूट नहीं सका। जो अब हम बात कर रहे हैं और अभी मैंने भी की है कि नशे से रोज़गार कमाना है, वो एक और दूसरी ज़्यादा मुश्किल और कठिन मंजिल है। रियाजी बहरहाल वो पोएसान के अल्फाज याद रखने चाहिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल ओनली फॉर टू थिंग्स, डिस्कवरिंग मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। लेकिन ज़माने बदल गए और अब हमें अपने शौक़ से ही रोज़गार कमाना पड़ता है। फ़नकार के लिए मुश्किल तरीन वक्त वही होता है जब उसे अपने शौक़ से रोज़गार कमाना पड़ जाए। बहरहाल रियाजी वालों के लिए जो मुश्किल वक्त है, एफर्ट करनी चाहिए, शुरू दिन से करनी चाहिए। डॉक्टर मोहसिन की बात बड़ी ही साइब है। दूसरी बात यह है कि अर्ली स्टार्ट कीजिए, स्टूडेंट्स को बहुत अर्ली कंप्यूटिंग पर जोर दीजिए। कंप्यूटिंग के ऊपर मसलन ये नहीं है कि सिर्फ हमने जनाब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एक कोर्स रख दिया है तो हो रहा है, नहीं, उसमें उसको इतना पढ़ाइए, उसका बेशक पेपर बाद में आसान बना लीजिएगा, लेकिन उसको डरा डरा कर इतना पढ़ा दीजिए कि वो मार्केट में कभी शर्मिंदा ना हो। जब स्टूडेंट्स को मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो आपके पास स्टफ भी अच्छा आएगा। अब तो ये है कि मैथमेटिक्स में जिसको कहीं दाखिला नहीं मिलता वो मैथ में आ जाता है, तो ये तभी तब्दील होगा जब इसके अंदर रोजगार मिलेगा। कोशिश जारी रखिए, आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ से यही कुछ है। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैफुल्लाह प्लीज आप कंक्लूड करना चाहें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, हम रियली सबके बहुत ग्रेटफुल है, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। बहुत सारे रियल प्रॉब्लम जो हम लोग भी फेस कर रहे हैं, फैकल्टी के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये कम्युनिकेशन हमारे लिए हमारे फ्यूचर डायरेक्शन डिटरमिन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। वी आर रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर मोहसिन जावेद and Dr. Atar Kharal that they contributed and they added in our vision to run this curriculum in an effective way. जी डॉक्टर इमरान आप प्लीज कंक्लूड भी कीजिए और बल्कि कैस्पम की तरफ से रिक्वेस्ट भी कीजिए डॉक्टर अतर से, डॉक्टर मोहसिन से, कि डॉक्टर अतर तो हमारे साथ ही रहे हैं, हमारे में से ही हैं, और डॉक्टर मोहसिन भी हमारे में से हैं, ताकि ये हमारे साथ रहें, क्योंकि ये तो अभी जस्ट एक स्टार्ट है, तो इसको हमने बहुत आगे लेके जाना है इंशाल्लाह इस सफर पे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन साहब, डॉक्टर अतर साहब, डॉक्टर सैफुल्लाह साहब। डॉक्टर आप तो क्रिएटर हैं सारी एक्टिविटी के, तो बाकी हमने कोशिश की है, दिस इज बाय नो मींस ये जो करिकुलम वाला है, डॉक्टर सैफुल्लाह साहब ने इस पे बड़ा जोर लगाया, डॉक्टर अमजद साहब ने, डॉक्टर फिजा ने ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा। बहुत शुक्रिया सब रफ़क़ाए कार का, डॉक्टर मोहसिन साहब के वक्त का। हम आपको टाइम टू टाइम दोबारा भी जहमत देते रहेंगे, अभी कल का दिन है और उसने इंशाल्लाह उसमें फर्दर हम इम्प्रूव करेंगे और कोशिश जारी रहेगी।
इंटर्नशिप्स के लिए भी हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। और हमने अब खरल साहब जो आपने फरमाया, हमने कुछ चीजें उसमें से टेकअप कर ली हैं ऑलरेडी, कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। आप सब की इनपुट का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि जो हमारे तालिब इल्म हैं और जो हम लोग इससे बेहतर फायदा उठा के आगे मुस्तकबिल में कुछ बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सो मच। तमाम स्पीकर्स का भी, तमाम पैनलिस्ट का भी, तमाम अटेंडीज का जो हमारे पास पाकिस्तान के कई शहरों से हमारे साथ रहे हैं। आज तकरीबन ऑन एवरेज हम 100 हमने अटेंडीज जो हैं वो हर सेशन में मेंटेन किए हैं। और इसके अलावा कल हम ये अभी 2 दिन की है ये एक्टिविटी, जैसे कि आप सब लोग को मालूम है। तो कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे और सुबह 11 बजे इंशाल्लाह। तो इसमें हमारे साथ जो स्पीकर्स और पैनलिस्ट होंगे, डॉक्टर नूरमा होंगी मलेशिया से, और इसके अलावा डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे फॉर इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन मैथमेटिक्स। डॉक्टर उस्मान अली होंगे, और इसके अलावा डॉक्टर सैयद अदनान कासिम साहब, ही इज फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, इज रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर एकेडमिक्स। और अगेन अगर हम पैनल डिस्कशन की बात करें तो उसमें भी हमारे साथ डॉक्टर सादिया शकील होंगी। शी इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये हमें पैनलिस्ट के तौर पे ज्वाइन करेंगी। तो इंशाल्लाह वी होप टू सी यू अगेन टुमारो। और हमें उम्मीद है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और हमें जितने भी क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं तो इंशाल्लाह होपफुली हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे थ्रू ईमेल और थ्रू सम अदर मीडियम। एंड आल्सो हम सर्टिफिकेट्स भी आपको थ्रू ईमेल या थ्रू अदर मीडियम हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और हम सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह आपको जरूर देंगे। तो शुक्रिया, हम आज वाइंड अप करते हैं इसको यहीं पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।